अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। मेरा आपका साथ सुबह 11 बजे तक, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कि आपका और हमारा साथ रमज़ान मुबारक के महीने में दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर ट्यून्ड इन टू आवर शो, बिकॉज इस शो में जहाँ हम रमज़ान मुबारक से रिलेटेड सब्जेक्ट्स को उठाएंगे, बल्कि लाइफ इन जनरल, जो कि हमारा आज पाकिस्तान में जिस तरह के सब्जेक्ट्स, इस तरह के इश्यूज़ आप पसंद करते हैं, वो भी ज़रूर इसमें होंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑन इंस्टाग्राम माई ID इज़ इकबाल सिद्रा, ऑन ट्विटर इट इज़ सिद्रा इकबाल, और फेसबुक का पेज तो आपको पता ही है। कहीं पे भी आप अपनी फीडबैक और कमेंट्स मुझ तक भेज सकते हैं। लेकिन आज ज़रा हमने बात की शुरुआत, यानी प्रोग्राम की शुरुआत करनी है डिप्रेशन से। कई दफ़ा हम लो फील करते हैं विदाउट एनी गुड रीज़न, और बहुत सारे सिम्टम्स इसके होते हैं, लेकिन कुछ सिम्टम्स पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं डिप्रेशन का मतलब है सिर्फ उदासी या चिड़चिड़ापन, लेकिन इसके अलावा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? नींद का बहुत ज़्यादा आना या कम आना, आपका हर वक्त रोने का दिल चाहना, या इसके अलावा भूख बहुत ज़्यादा लगना या भूख बिल्कुल भी ना लगना, ये सब वो सिम्टम्स हैं। अगर आपके पास कोई भी मौजूद ना हो जिससे आप अपना दिल का हाल बयान कर सकें, या आपकी सिचुएशन से वो आपको निकाल सके, आपकी तकलीफ़ में, आपके गम में थोड़ी सी कमी हो सके, तो आपको क्या करना चाहिए? आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप मेरे पास आई है फॉर एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, और मैंने सोचा ये ज़रूर आपसे मैं डिस्कस करूं। तो जनाब, टिप ये है कि आपकी फेवरेट मूवी क्या है, यानी वो मूवी जो आप बार बार देख सकते हैं। क्या आपको पता है कि साइंस अब ये प्रूव करती है कि अगर आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, स्ट्रेस या एंजाइटी फील हो रही है, तो आप अपनी फेवरेट मूवी देखिए। और इसकी साइंटिफिक वजह यह है क्योंकि आपको मूवी का अगला जो भी पड़ाव है कहानी का, वो पता होता है। आपको पता है कि कहानी कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ ख़त्म हुई है। ये जो उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी है कि आप बता सकते हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, ये आपके जहन को एक्चुअली पुरसुकून करती है। और कहीं ना कहीं आपका जहन वो इससे लिंक फॉर्म करता है कि जिस तरह आज मैं शायद इस मकाम पे हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी में अगला स्टेप क्या होगा, ये तकलीफ़, ये मुश्किल कम होगी या नहीं होगी। इज़ देयर लाइट एट द एंड ऑफ द टनल? आप उस मूवी के किरदारों के साथ रिलेट करते हुए कि देखो जी, इन पे भी तो मुश्किल पड़ी, एक ऐसा कन्फ्यूजन का मौका आया, लेकिन आखिर में सब चीज़ें सही हो गई। तो ये असर होता है आपकी अच्छी मूवी का। और अगर कल को कोई आपसे कहे कि तुम हर वक्त ही टीवी देखती रहती हो या हर वक्त ही मूवी देखती रहती हो, बोलो मैं अपने डिप्रेशन का इलाज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फेवरेट मूवी मेरा मूड अच्छा कर देगी। तो इसी अच्छे मूड के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, और आपको ये भी बताते चलें कि ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखाते हैं हमारा स्पेशल प्रोमो। हमारी ट्रांसमिशन यानी आज नेटवर्क की ट्रांसमिशन का नाम है बारान रहमत। मेरा इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो प्री इफ्तार होगा। आपका और मेरा साथ हमेशा की तरह 1 बजे दोपहर से लेके शाम 4 बजे तक होगा। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। हमारे अगले मेहमान से आपकी मुलाकात कराने से पहले कुछ जिक्र मेरी फेवरेट किताब का। पोलो कोएल्हो की किताब द विच ऑफ पोर्टोबेलो में जो मेन कैरेक्टर होता है, उसकी ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं जी, लेकिन एक पॉइंट पे शी वांट्स टू लर्न कैलीग्राफी और इस्लामिक कैलीग्राफी, और एक बड़ा ही खूबसूरत उसका अंदाज़ है इसको एक्सप्लेन करने का कि इस काम में वो इतनी महव हो जाती है। कहती है कि जी रेपिटेटिव काम होता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जब आपको बिल्कुल होश नहीं रहती कि आप क्या काम कर रहे हैं, बल्कि इनफैक्ट यू योरसेल्फ यू बिकम द लेटर, द इंक, द वर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स। तो आज जो हमारे मेहमान हैं, आप समझ ही चुके होंगे कि इनका ताल्लुक भी इस्लामिक कैलीग्राफी से है। बहुत ही ज़बरदस्त इनका प्रोफाइल है, बिकॉज़ अगर मैं देखती हूँ काफ़ी लंबा तवील सफ़र था फ्रॉम अ जूनियर आर्ट डायरेक्टर आर्टिस्ट ऑल द वे टू द आर्ट डायरेक्टर ऑफ वेरियस एडवर्टाइजिंग फर्म। क्योंकि आज सोचिए हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स होते हैं, पहले ये तमाम फ़ॉन्ट्स हाथ से ही क्रिएट किए जाते थे। सो फॉर अ कैलीग्राफर ऑफ कोर्स द एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाज वेयर ही वुड अपने क्राफ्ट को ये ग्रूम करके और आगे लेके चलते थे। इसके अलावा आपको बताते चलें कि 16 साल की उम्र में ही इनको प्रेसिडेंशियल अवार्ड से नवाजा गया। उस वक्त के सदर जनाब सदर अयूब ने इनको ये एजाज़ दिया। इसके अलावा 1991 में कैडेट कॉलेज लाड़काना का जो लोगो डिज़ाइन करने का मुकाबला था, वो भी इन्होंने जीता और इस लोगो को डिज़ाइन किया। इसके अलावा आपको बताते चलें कि 2000
2005 में नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में इनकी एग्जिबिशंस रहीं, जिसके अंदर सूरह रहमान के अलावा 200 मुख्तलिफ ग्रुप्स में इनके फ़न पारे हम देख सकते हैं। आज हमारे सेट की भी जीनत बनी हुई है इनकी जो क्रिएशंस हैं। आपकी मुलाकात कराते हैं जनाब फ़रीद दुरानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम फ़रीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। और जिसे कहते हैं ना कि साल साल लगते हैं इस क्राफ्ट को परफेक्ट करने में। आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि आजकल के नौजवान आर्टिस्ट आप देखते हैं कि वो इस्लामिक कैलीग्राफी की तरफ राग़िब हुए हुए हैं? नहीं, हुए तो हैं जी। इस्लामिक पहले मैं आपको इनकी इस्लामिक कैलीग्राफी के बैकग्राउंड्स थोड़ी सी बता दूँ मुख्तसर। इस्लामिक बैकग्राउंड जो इस्लामिक कैलीग्राफीज़ है, सबसे पहले अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के ज़रिए सिखाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की क्वालिटी थी कि अल्लाह ताला ने उनको मैथमेटिक्स, इल्म फ़ल्कियात और कैलीग्राफी सिखाने का फ़न सिखाया फ़रिश्तों ने। सबसे पहला खत्ताती का था। उसके बाद ये आज के नस्ल के जो पुराने उस्ताद हैं जिनसे हम सीखे हैं, वो तो बड़े मशाक लोग थे, और उनसे पहले खिलाफत उस्मानिया के दौर में खत्तात उनसे भी ज़्यादा मशाक थे। तो मैंने दर्स व तदरीस तो बाकायदा उस्तादों से सीखी खत्ताती के बारे में, लेकिन मेरे दूसरे उस्ताद जो किताबें थीं वो खिलाफत उस्मानिया के उस्ताद थे, जिनकी किताबों से मैंने फ़ायदा उठाया। ख़त एक तरह से रूहानी सिलसिला था। रूहानी सिलसिला ये है कि इसमें जो है खत्ताती के मामले में आजकल के लड़के या नौजवान लड़के, मैं बहुत चाहता हूँ कि सिखाऊँ, और मैं सिखा रहा हूँ जी। मेरे कुछ स्टूडेंट बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, और कुछ उम्र रसीदा लोग भी हैं मेरे स्टूडेंट्स में। वो सीखते हैं, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि हम शॉर्टकट में किसी तरह से सीख लें। मैंने कहा देखो, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में ना करो। बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, हाज़ा कुरान मुबीन, ये वाज़े और साफ पढ़ने वाला कुरान है, ये तजरीद नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। सही। ये कलाम तो एब्स्ट्रैक्ट ना करो खुदा के वास्ते। मैंने कहा तुम लोग इसको रियलिस्टिक में लाओ। एक बिस्मिल्लाह एक ही खत में 50 स्टाइल में लिखा जा सकता है, लेकिन उसको एब्स्ट्रैक्ट ना करो, ये एब्स्ट्रैक्ट कलाम नहीं है। अच्छा, इसके अंदर कितनी, जैसे अभी आपने खुद भी इशारा दिया कि मैथमेटिक्स, एक जाहिर सी बात है, जितना बड़ा आपका कैनवस होता चला जाता है, जितनी बड़ी खत्ताती अगर करनी है तो उसमें तो बाकायदा जो उसके बैलेंसेस हैं, उसका प्रोपोर्शन है, उसका एंगल, उसका मैथमेटिकल फार्मूला एक तरह से आपके जहन में होना चाहिए। इस पे आपके ख्याल में आजकल के जो लोग, जो यंगस्टर्स आपके साथ हैं, कितनी दस्तरस उनको हासिल है? आज के यंगस्टर में बहुत कम, यानी 5% ऐसे हैं आर्टिस्ट, यंग लड़के जो कि बहुत ही मशाक हैं, और वो ख़त के रमूज़ को जानते हैं, उसकी बारीकियों को जानते हैं, और उस पर अमल भी करते हैं। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं, उसमें मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो चाहते हैं कि बस जल्दी से पेंटिंग बन जाए। सही। और जल्दी से पेंटिंग नहीं बनती। अच्छा भाई साहब, ये तो आप पेंटिंग की जिक्र कर रहे हैं ना, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से कोई 10 साल पहले हमारी जो मुख्तलिफ डिबेट्स होती थी, उसमें एक टॉपिक आया कि जी अगर कंप्यूटर्स का रुझान इसी तरह तेज़ी से बढ़ता रहा तो क्या उसके फ़ायदे और नुकसानात होंगे। तो एक डिबेटर उसमें से कहा जी पहली चीज़ तो ये होगी कि हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो जाएगी, और वही हुआ है। आज हम टेक्स्ट करते हैं या फिर ईमेल भेजते हैं, तो वो जो कलम से बाकायदा कागज़ पर लिखने का तरीका था वो तो भूल ही गए। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे नाना बहुत डांटा करते थे इस बात पे कि हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अब तो खत्ताती छोड़िए, लोगों की हैंड राइटिंग ही बहुत ख़राब हो गई है। मैं अभी भी मेरे स्टूडेंट से कुछ भी उसके पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, जब मैं सीखते हैं तो मैं कहता हूँ देखो बेटा, मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा, लेकिन जब मुझे डिक्टेट ना करना, मेरी डिक्टेशन पे चलना। तो कहते हैं सर क्या करें? तो मैंने कहा भी कलम लो। हाँ जी। ये सरकंडे का कलम लो, बम्बू का, और ये पेपर लो, हम तो तख्ती लिखते थे, खैर ये ले, और इस पे अलिफ बे से स्टार्ट करें। बोर तो है स्टार्ट, लेकिन इसके बाद में पता है, लेकिन वाकई उनको शुरू में बोर लगता है, लेकिन उसके बाद उनकी जो बेस बन जाती है ना अलिफ बे लिखने के बाद, तो वो बड़ी पुख्ता होती है। अभी वही जैसे हम अभी कोट का जिक्र कर रहे थे, जो कैरेक्टर कहता है कि एक वक्त आता है कि आप ये नहीं देख रहे थे कि मेरे हाथ में कलम है, आप उसके खूबसूरती में, जो लफ्ज़ की खूबसूरती है और उसको बेहतरीन बनाने के अमल में इतना डूब जाते हैं कि देन यू योरसेल्फ आर बिकमिंग दैट। आपको कभी ऐसा लगता है कि यू नो व्हेन आप जब कैलीग्राफी कर रहे होते हैं तो जो आपने जहन में सोचा होता है ड्यूरिंग द क्रिएशन, वो अपनी शक्ल काफ़ी मुख्तलिफ कर लेती है, चेंज हो जाती है, बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से उभरती है। जैसे हमने कोई सोचा कि बिस्मिल्लाह हमने इस तरह लिखनी, इस साइज़ पे लिखनी है, जब हम कैनवस पे आते हैं, स्टार्ट तो हम ले लेते हैं, छोटा सा विजुअल बना लेते हैं। छोटा विजुअल बनाने के बाद जब हम कैनवस पे आते हैं तो कैनवस का साइज़ होता है फिटों में, तो उस पर जब आते हैं तो हम कुछ से कुछ कर जाते हैं। सही। जो हमने जो बनाया होता है उससे कई गुना बेहतर हो जाता है और कई गुना चेंज भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन एक हम विजुअल ज़रूर बनाते हैं। लेकिन जब कैनवस पे आते हैं तो कैनवस एक लार्ज
कैनवस होता है, तो उसमें हम उस हिसाब से चलते हैं तो फिर वो हमारा कुछ से कुछ बन जाता है, बेहतर हो जाता है। बल्कि अच्छा, ये जो एक ज़माना था कि आप बड़े से बड़े साइन बोर्ड्स देखें, कोई भी अगर इश्तहार, जैसे आपका ख़ुद भी ताल्लुक एडवर्टाइजिंग एजेंसी से रहा, लोगों ने कहा कि जी उस वक्त कोई फ़ॉन्ट्स नहीं भी थे, तब भी हम देखते थे कि लोग हर बड़े बोर्ड के ऊपर लिख लेते थे, ख़ुद खताती होती थी। आज डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे पास इतने ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस चीज़ें मौजूद हैं, आपको कैसा फील होता है, बिकॉज आपका एक बैकग्राउंड एडवर्टाइजिंग में भी रहा, कि उर्दू की टैगलाइन है लेकिन लिखा उसको अंग्रेज़ी में जा रहा है? वो गलत है, वो गलत है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब ये कंप्यूटर आया तो मुझे भी लोगों ने कहा कि अब कमर्शियल आर्ट्स ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, कमर्शियल आर्ट्स ख़त्म नहीं हुआ, कमर्शियल आर्ट्स को मैं ज़िंदा करूँगा, कंप्यूटर को मैं अपने ताबे करूंगा, कंप्यूटर के ताबे मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि कंप्यूटर इज नॉट क्रिएटर, सही, ब्रेन नहीं है, उसके अंदर जो फाउंड फीड है वही आपसे उसी पे चलेंगे, उसी पे डिपेंड करते हैं, उसी पे मोहताज है आप क्रिएशन नहीं कर सकते, वो एक टूल है। तो टूल कौन चला रहा है, सबसे बड़ी बात ये है कि वो चलाने वाला अनाड़ी है या वो आर्टिस्ट है। और है तो वो आला ना, आपने उसको इस्तेमाल करना है। पहले हम रबर और पेंसिल और सेट स्क्वायर इस्तेमाल करते थे, अब ये कि कंप्यूटर इस्तेमाल करते। तो मुझे कहा तुम सीख लो, मैंने कहा नहीं मैं सीखूंगा नहीं, मैं इसको ताबे कर लूंगा लेकिन मैं सीखूंगा नहीं। लेकिन फरीद साहब, उसकी वजह से एक आप नहीं समझते कि खला जो पैदा हुआ है, अक्सर लोग कहते हैं कि देखिए पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, इसके अलावा उर्दू लिखने पढ़ने समझने वाले दुनिया भर में हैं। आपने ये देखा होगा कि इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म कायम किया रेख्ता के नाम से। अब रेख्ता पे अगर आप कोई भी उर्दू का लफ्ज़ है वो किस तरह लिखा जाता है, उसके मायने क्या निकलते हैं, वो कहाँ कहाँ शायरी में या फिर प्रोज़ में इस्तेमाल हुआ है, उसका एक तरह से डिक्शनरी है। हम जिसकी कौमी ज़बान है, हम अभी तक एक गैप लिए हुए हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अगर आप मटेरियल देखें, आधे से ज़्यादा मटेरियल आपको अंग्रेज़ी में मिलता है, उर्दू ज़बान में क्योंकि फ़ॉन्ट्स नहीं हैं, लोग उसको बनाने वाले, डेवलप करने वाले नहीं हैं, तो एक गैप आता जा रहा है। गैप आ रहा है, लेकिन गैप इतना भी नहीं आ रहा है जितना कि लोग कर रहे हैं इसको। सही। असल में बात यह कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। सही। चाहे वो कैलीग्राफी हो या पेंटिंग हो। अब आपने पेंटिंग में कहा कि कैलीग्राफी में बताइए कि लोग एब्स्ट्रैक्ट आर्ट चलते हैं, वो कतई गुनाह है। मैं तो उसको गुनाह समझता हूँ, क्योंकि पढ़ने में ही आता। एक दफ़ा एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, सही। मेरे लिए यूनिवर्सिटी का दर्जा रखते हैं, उनकी पेंटिंग लगी थी, कहने कितने की, कहते 10 लाख की है। तो मैंने किस पे क्या लिखा, गैलरी वाले से कहा, कहते मुझे नहीं पता क्या लिखा, उन्होंने कहा था कि बिस्मिल्लाह लिखी है। मैंने कहा मुझे बताओ कहाँ से लिखी है, कहता मेरी भी समझ में, आपकी समझ में आए तो मुझे समझा दीजिएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। वैसे ये चीज़ हम अक्सर ज्वेलरी में भी देखते हैं। अगर आप देखें इस्लामिक कैलीग्राफी की ज्वेलरी अगर आपको पसंद हो, कई दफ़ा आप रिंग या पेंडेंट लेने जाते हैं और आप कहते हैं कि भाई एटलीस्ट अगर छोटे साइज़ का मिनिएचर भी है तो पढ़ने में तो आए, और कई दफ़ा आपको जो बेचने वाला है या शॉपकीपर है वो बता रहा होता है कि जी ये वाली सूरह है या ये आयत लिखी हुई है, लेकिन आपकी वाकई खुद समझने में पढ़ने में नहीं आ रही। एक दफ़ा कंप्यूटर पर मेरे बहस हो रही थी कि कंप्यूटर से हम कैलीग्राफी लिख लेते हैं, बहुत अच्छी लिख लेते हैं, आप इतनी स्पीड से नहीं लिखते। मैंने कहा बैठ जाए आप सामने, मैं बैठा, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप भी टाइप करें, मैं भी लिखता हूँ हाथ से, आप यकीन करें उनसे मैंने पहले लिख डाला, और मैंने इस स्टाइल में आप कंप्यूटर पर लिख के दिखा दें, क्योंकि उनको उसके लिए फिर माउस इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर वो खींचातानी करनी पड़ती है। हमने उठा के मार कर लिया और खड़े खड़े कर दिया। तो वो कंप्यूटर एक टूल है, उसमें ब्रेन नहीं है। अच्छा, क्रिएशन नहीं कर सकते आप। बिल्कुल सही। और जो जहन है, जो उसके पीछे एक मेरे ख्याल में सोच होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है विद टाइम वहाँ तक पहुँच जाए, लेकिन इस वक्त अभी भी हमारी जो सोच, हमारी जो फ़िक्र है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फरीद साहब, आखिरी सवाल आपसे मैं यही करना चाहूँगी, मैं शुरू में भी यही बात कर रही थी कि कहीं ना कहीं पेट्रनेज की, खुसूसी तौर पर जो गवर्नमेंट की पेट्रनेज की इस तरह के आर्ट्स को ज़रूरत होती है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ इनको उभारा गया है, प्रमोट किया गया है, एक हुकूमत का कोई ना कोई इदारा इसके लिए काम करता है, लोगों के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, उनको इनकरेज किया जाता है। आप ये गैप पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारे पॉलिसी मेकर्स को क्या कहना चाहेंगे? हमारे पॉलिसी मेकर को ये कहना चाहिए कि इस कैलीग्राफी को, फ़न को, जो मैं समझता हूँ अभी पाकिस्तान में खुदा न खास्ता मरा नहीं है, ना ख़त्म हुआ है, इसको प्रमोट करना चाहिए। इनको प्रमोट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को एक मजमून रखना चाहिए, और इसमें जो आर्ट्स स्कूल हैं या आर्ट अकेडमीज हैं, इनको भी इस चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। वो इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ते। सही। वो पोर्ट्रेट में, ये लैंडस्केपिंग में, इस पे आगे आते, कैलीग्राफी पे कोई ख़ास ध्यान नहीं देना, संजीदा है। सही। और इसमें संजीदा होने के लिए ज़रा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है हर एक, और ये स्लो प्रोसेस है।
ये नहीं है कि ओवरनाइट में आप बन जाए, स्लो प्रोसेस है लेकिन बड़ा देर पा प्रोसेस है। और अगर आप इसको देखें, इसका एक बहुत गहरा मार्क है। अगर आप इस्लामिक आर्किटेक्चर को भी देखते हैं, इस्लामिक फ़नून को देखते हैं, चाहे वो आपके हैंडीक्राफ्ट्स हो, आपकी ज्वेलरी हो, और दुनिया भर में इसकी बड़ी मांग है। तो आजकल तो कोई स्टूडेंट मेरे पास आए, आप वो कीजिए जिससे आप सबसे मुनफरिद और सबसे यूनिक हो। और जब तक हमारे बीच में फरीद दुरानी साहब जैसे असातिज़ा मौजूद हैं, इनके वक्त से, इनके फ़न से फ़ायदा उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आने का भी, और यकीनन ये फ़न पारे भी आप देख रहे हैं इनसे, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, मैं ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ गेट इन टच विद हिम, फ़ायदा उठाइए, सीखिए, अपने क्राफ्ट को और मज़ीद बेहतर कीजिए, क्योंकि स्कोप डिग्री का नहीं, स्कोप आपका होता है। अगर आपके पास कोई फ़न मौजूद होगा, नई राहें खुद ब खुद खुलेंगी। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। वक्त हुआ है जी मिलो पाकिस्तान से का, और आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक चैंपियन रेसलर से, जिन्होंने पहलवानी में अपनी मिसाल कायम की है, बहुत सारे मेडल्स पाकिस्तान के लिए जीते हैं। आपको बताते चलें कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि दिल्ली में 2010 में हुए थे, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियन है व्हेन इट कम्स टू बीच रेसलिंग, और माशाल्लाह से कामयाबियों का ये सिलसिला चल ही रहा है इनाम बट के लिए। आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों का, कामरानियों का ये सफ़र जो है, इतने सारे गोल्ड मेडल्स आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम है कि बहुत सारे इवेंट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला और सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया मैंने, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल है। 2010 में मैंने 40 साल की हिस्ट्री ब्रेक की थी और 1970 के बाद 2010 में गोल्ड मेडल जीता था। और इसके अलावा मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला 2017 में मैं बीच रेसलिंग का वर्ल्ड चैम्पियन बना, 2018 में अपने टाइटल का डिफेंड किया। और इसके अलावा भी काफ़ी मेडल, जिनमें साउथ एशियन गेम्स, बीच एशियन गेम में भी मैंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए जीते हैं। इनाम किसी भी गेम में महारत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खुसूसन एथलीट्स जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि पहलवानी के लिए, रेसलिंग के लिए किस तरह की ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, आपका स्केड्यूल कैसा है, ये ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ मुनक्किद किए जाते हैं, किस तरह आप लोगों की ट्रेनिंग्स आगे बढ़ती हैं? देखिए जी, आपने जो अपने तौर पर एफर्ट करनी होती है उसमें आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप अपनी कोशिश कर सकते हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। हमारा गो के पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से या हुकूमत की तरफ से पिछले 8 माह में एक कैंप भी नहीं लगा, एक दिन का हमें उन्होंने कैंप नहीं लगा कर दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ रेसलिंग बल्कि तमाम जो गेमें हैं वो ज़बू हाली का शिकार हैं। हमारे कैंप बंद पड़े हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन अब कितना हम कर सकते हैं, जितनी अपनी एफर्ट है हम अपनी हर चीज़ कर रहे हैं। और अभी नेक्स्ट हमारा ब्राज़ील में चैम्पियनशिप आ रही है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप बीच रेसलिंग की आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट है, क्योंकि उसकी ज़रूरत ये है कि अगर हम वहाँ पर मेडल जीतते हैं तो हम अमेरिका में होने वाली वर्ल्ड गेम्स के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। तो अब मेरी नज़रें उस पर मरकूज़ हैं और मैं उसके लिए अब कोशिश कर रहा हूँ और अपनी एफर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब देखें जो किस्मत में होगा वो करेंगे ज़रूर। इतनी ट्रेनिंग्स के बाद यकीनन जो कामयाबी मिलती है उसका मज़ा ही कुछ और होता है, और यकीनन हम चाहेंगे कि आप अमेरिकन गेम्स के लिए भी इसी तरह क्वालिफाई करें। लेकिन ये बताइएगा कि जब पीछे पलट कर आप अपने इस सफ़र को देखते हैं, हर एथलीट के लिए वो एक ख़ास मकाम होता है जब वो गोल्ड मेडल जीतता है, इनाम जीतता है। तो ज़रा मैं आपको वापस लेके जाना चाहती हूँ टुवर्ड्स द कॉमनवेल्थ गेम्स, जब आपने दिल्ली में गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त क्या आपके तासुरात थे? इसी उम्मीद के साथ तो लोग मैदान में उतरते हैं कि गोल्ड मेडल अपने नाम करेंगे, लेकिन जब आपने ये जीत अपने सर पे आपका इसका सहरा बंधा, तो फिर आपने कैसा महसूस किया? क्या उस वक्त आपकी फीलिंग्स थी, वो कुछ बताइएगा। जी, जब भी मैं कॉमनवेल्थ गेम्स को याद करता हूँ और जब वो मनाजर मेरे सामने आते हैं तो ईद का समा लगता है, क्योंकि जब हम कॉमनवेल्थ गेम्स पर गए तो वहाँ पर हमारे मेडल नहीं आ रहे थे, हम इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। और इवन के जो दूसरे ममालिक है, आप इंडिया की ही बात लीजिए तो उनके साथ 60 के ऊपर मेडल थे उनके, तो वो बहुत ज़्यादा हमें जो है ना वहाँ पर शर्मिंदगी का एक तरह का सामना करना पड़ रहा था कि एक पाकिस्तानी भी
गोल्ड मेडल नहीं जीत सका। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से मैंने वहाँ पर खेला और पूरी दुनिया के सामने 72 ममालिक को में मैंने गोल्ड मेडल जीता और पाकिस्तान का परचम बुलंद हुआ। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप अपने मुल्क के लिए करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह घर की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। हमारी जो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वालदा और मेरे वालिद साहब, तो वो तो बल्कि रोज़ा भी रखते हैं जब भी मेरा इवेंट होता है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हमारे गुजरांवाला में लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारा जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन चौधरी अक्षर सत्तार साहब जो कि हमारे सेक्रेटरी पाकिस्तान के हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट करते हैं। इवन के वो अगर हुकूमत की तरफ से वो हमें इतनी सरपरस्ती ना भी मिल रही हो तो वो अपनी जेब से हम पर खर्च करते हैं और हमारी पाकिस्तान के लिए कोशिश करते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब भी मैं पाकिस्तान का परचम बुलंद करता हूँ। अच्छा, ये बताइएगा इनाम कि आपका ताल्लुक गुजरांवाला से है और बिल्कुल कहा जाता है कि जी गुजरांवाला और पहलवानी का चोली दामन का साथ है, तो क्या महसूस करते हैं वहाँ पे? आपकी फैमिली की क्या सपोर्ट होती है? लोग इसके बारे में क्या तासुरात देते हैं? इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जी, खेल के लगाव का तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि मेरे दादाजी भी पहलवानी करते थे, मेरे वालिद मोहतरम ने भी पहलवानी की। और जब हम बचपन में मैं इन टॉयज़ के साथ और इस तरह की चीज़ों के साथ नहीं खेला, बल्कि बचपन में हमारा तरीकाकार ये था कि जब भी हमारे गेस्ट आते थे, जब भी कज़न्स वगैरह हम इकट्ठे होते थे, तो घर में पहलवानी करवाई जाती थी, एक दूसरे के साथ मुकाबला करवाया जाता था। तो इस तरह से बचपन में बच्चे का माइंडसेट बनाया जाता है कि आपने पाकिस्तान के लिए खेलना है, आपने पहलवानी करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 15 साल से ज़्यादा हो गया मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। और जो हमारी डेली की रूटीन होती है वो हमने तकरीबन 6 घंटे डेली प्रैक्टिस करना होती है। 2 घंटे मॉर्निंग में, 2 इवनिंग में और 2 रात को घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं। और आप अंदाज़ा ये लगा लें कि ईद वाला जो दिन होता है उस दिन भी हमें प्रैक्टिस करना होती है। जब आप इतना ज़्यादा अपनी गेम के साथ फोकस हो, इतना ज़्यादा कमिटेड हो, तो फिर ही आप वर्ल्ड लेवल पर जाते हैं और वर्ल्ड लेवल पर खेलते हैं। और जहाँ तक खुराक का ताल्लुक है, आपने ज़रूर सुना होगा कि पहलवान बकरा खा जाते हैं। तो ये एक जो ट्रेडिशनल पहलवानी थी जिसे हम रवायती कहते हैं, जो कि आज से 20 साल 25 साल पहले थी, उस वक्त था। अब तो पहलवानी में वेट कैटेगरीज आ गई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डाइट करना पड़ती है। इवन जब हमारा इवेंट होता है तो हमें 3-4 केजी वेट रिड्यूस करना पड़ता है। तो हम तो पेट भर के खाना भी नहीं खाते। तो मोस्टली हमारी जो डाइट होती है उसमें सरदाई होती है, उसमें फिर जूस वगैरह, उसमें फल वगैरह होते हैं, उसमें सब्जियां होती हैं। तो इस तरह की जो डाइट है अब हम वो ले रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने खेलना है तो आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा चुस्त होगी, जितनी ज़्यादा मस्कुलर होगी, उतना अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। और आगे कि अब क्या प्लान्स हैं, किस तरह इसको लेके आगे चलना चाहते हैं? 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस गेम से आप वाबस्ता रहे हैं, वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। अब आगे क्या मंजिलें हैं जिनको पाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखें कि जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल खेल रहा था तो इंडिया में लाइव डीडी स्पोर्ट्स पर ये इवेंट दिखाया जा रहा था। तो जैसे ही मैं रिंग में एंटर होता हूँ तो कमेंटेटर वो हिंदी में बोलता है कि वो आया पाकिस्तान का नौजवान, गुजरांवाला से इसका तल्लक है और ये पाकिस्तान के लिए मेडल लेगा। तो गुजरांवाला और पहलवानी का चोली दामन का साथ है, बहुत ज़्यादा पहलवान मशहूर है गुजरांवाला के। तो पहलवानी अगर हम करेंगे, अगर हम अपने पहलवानी के फ़न को आगे पहुंचाएंगे तो फिर ही पाकिस्तान तरक्की करेगा, फिर ही हमारे गुजरांवाला का भी नाम होगा, हमारे लोगों का नाम होगा। पहलवानी का नाम उस वक्त होगा जब पहलवान होंगे। तो इसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने 1970 के बाद 2010 में जब गोल्ड मेडल लिया तो 40 साल का अरसा लगा कॉमनवेल्थ में दोबारा परचम लहराने पर। तो मेरा ख्याल ये था, मेरे वालिद साहब का ख्याल ये था कि अब दोबारा इस तरह नहीं होना चाहिए कि 2050 में कोई पाकिस्तानी उठे और वो पहलवानी करे और मेडल ले। इसके लिए फिर हमने कोशिश की, हमने अपना एक अखाड़ा बनाया जो कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से हमने रिक्वेस्ट की थी, तो हमें उन्होंने ये जगह अलाट किया। अभी भी काफ़ी ज़्यादा इस पर काम होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग दे रहे हैं। 70 के करीब हमारे यहाँ पर बच्चे डेली प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे एक शागिर्द ने कॉमनवेल्थ में मेरे साथ ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। तो ये जो सिलसिला मैं चाह रहा था कि मेडल्स का इनाम के बाद लगातार चलता रहे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब शुरू हो चुका है। हमारे बच्चे, हमारे गुजरांवाला के, हमारी पाकिस्तान रेसलिंग क्लब के बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर, कैडेट लेवल पर मेडल ले रहे हैं, जूनियर लेवल पर एशिया में खेल कर आए हैं और वर्ल्ड लेवल पर खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपको पाकिस्तानी होने के नाते आपको परफॉर्म करना है, आपको अपने मुल्क के लिए काम करना है।
और जो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो होने वाली हैं वो ये है कि हमारे पास स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। और आप ये देखें कि पिछले 5 साल में रेसलिंग ने 65 इंटरनेशनल मेडल विन किए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रेसलिंग की एक पाकिस्तान में एकेडमी नहीं है, एक भी नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त है हमारी जो पंजाब हुकूमत है, हमारी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है, कि ये जहाँ पर हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं अगर इसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिलें, प्रॉपर यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल के मैट हों, थोड़ी बहुत स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें मिल जाए, तो यही बच्चे हमारे ओलंपिक और वर्ल्ड में मज़ीद मेडल ला सकते हैं। और इतने मेडल होंगे कि पाकिस्तान इसी में जो है ना वो ओलंपिक में और एशिया में मेडल जीता करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इनाम हमारे साथ मौजूद होने का। इसी तरह पाकिस्तान के सब ज़िलाली परचम को आप आगे बढ़ाते रहिए, हमारे लिए और मेडल्स जीतते रहिए, क्योंकि पाकिस्तान को आप पे फ़ख्र है। इसी के साथ जी अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ा अहम मौजू है बचत का। हर घर में यही बात होती है कि पैसे बचाओ, समझदारी से ख़र्चा करो, लेकिन ये काम किसका है, खातून खाना का या फिर मर्द हजरात का? इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अमूमन अगर हम घरों की तरफ नज़र डालते हैं तो जिन मामलों में छोटे छोटे झगड़े होते हैं, तू मैं हो जाती है, वो पैसों का मामला होता है। हस्बैंड का कहना ये होता है, अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही तो तुम्हें इतने सारे पैसे दिए थे, वो सारे पैसे कहाँ गए? फिर वाइफ गिनवाना शुरू करती है, ये खर्चा आ गया, फलाना खर्चा आ गया, पानी की मोटर बगैर बताए ख़राब हो गई, और वो जो ससुराली मेहमान आए थे उनके लिए भी तो चाय पानी करनी थी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम ट्रेडिशनल रोल्स की तरफ देखें, जहाँ पे एक ब्रेड विनर है और बाकी घर वाले उस खर्चे को, चीज़ों को मैनेज करती है, जैसे खातून खाना, तो फिर बचत कैसे की जाए? और बचत करना क्या आदमी का काम है या फिर खातून खाना की जिम्मेदारी है? वैसे तो हमारे तमाम ही एड्स में आप देखें कि वो जो आपको बचत पैकेट्स बता रहे होते हैं, तो एक समझदार खातून की पहचान यही बताई जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर ले। लेकिन अगर ज़िंदगी के एक स्टेज पर जाकर जब आपके बच्चे वेल सेटल्ड हैं और आपने अपनी तमाम फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बड़ा देखभाल के चलाया, यानी बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे दी, उनको अगर प्रोफेशनली मदद चाहिए थी वो भी आपने हेल्प कर दिया, अपना घर बना लिया, अपनी रिटायरमेंट का फ़ंड जमा कर लिया, खुदा न खासा कोई मुश्किल पड़ी, यानी कोई हेल्थ की किसी की कंडीशन हुई, तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आई, आपने ख़ुद अपने बलबूते पे उसका सामना किया। तो ये वो तमाम फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन होती हैं जो किसी भी शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उससे वाबस्ता होती हैं। सवाल ये है कि अगर कमाने वाला एक है तो फिर बचत कैसे की जाए, और अगर 2 लोगों का हाउस होल्ड है, यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों प्रोफेशनली अर्निंग्स कर रहे हैं, तो फिर बचत का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, और ज़िंदगी के कौन कौन से मराहिल में आप बचत कर सकते हैं? सिर्फ बचत ही करते रहें या फिर थोड़ा बहुत अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, घूमने फिरने के लिए, टूरिज़म के लिए भी, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से तो ज़िंदगी बनती है, वहाँ पर थोड़ा बहुत स्प्लर्ज भी कर लेना चाहिए। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे जी। आपकी कॉल्स भी लेंगे, ट्वीट भी कीजिए, अपडेट मुझे कीजिए। पैसे कौन बचाता है आपके घर में? वो कौन शख्स होता है जो गिनता है पाई पाई को, जो मिस्टर या मिस प्राइस टैग होता है, किसी भी चीज़ को देखकर उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करता है? ये सब वो किरदार हैं जो हमारे इर्द गिर्द ही हैं। आइए सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी तरनजीत सिंह, हमारे बहुत अच्छे दोस्त, ट्रैवल ब्लॉगर भी हैं। वैसे तो हम इनको बड़े आसाइशों बड़ी ट्रैवल करते हुए देखते हैं, जिसको आम आदमी, मैंगो पीपल लाइक अस, हम सोचते ही रह जाते हैं यार इसमें तो खर्चा बड़ा हुआ होगा। तो इनसे पूछेंगे अगर कम खर्च बाला नशीन ट्रैवल करनी हो तो क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तरनजीत हमारे साथ मौजूद होने का। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं जी उफैरा अनीस साद। आप होम एक्सपर्ट हैं, ये तो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन इनका ये क्लेम है, तो जानेंगे इस क्लेम में कितनी डेप्थ है, कैसे ये होम एक्सपर्ट हैं या हस्बैंड एक्सपर्ट हैं या किचन एक्सपर्ट हैं, और सबसे बढ़कर बचत एक्सपर्ट हैं या नहीं। सो थैंक यू सो मच उफैरा फॉर बीइंग हियर। वालेकुम अस्सलाम। तरनजीत, अगर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करें, जब हम सारे किसी ज़माने में स्टूडेंट थे तो छोटे मोटे हम हमारे खर्चे भी बहुत
छोटे थे, ख्वाहिशें भी बड़ी मासूम थी, थोड़े में बड़ी बरकत होती थी, बड़े खुश रहते थे उसमें। आज अच्छे भले पे चेक्स हैं सबके पास, लेकिन फिर भी हर इंसान से ये सुनो, सब कहते पैसे ही नहीं बचते, तो ये क्या वजह हुई? देखिए, मेरे फादर मुझे कहते थे कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हम 3 लोगों के पास गाड़ी होती थी, वहाँ पे एक वाइस चांसलर की थी, कोई प्रोफेसर था और एक आदमी मेरा ख्याल है कोई स्टूडेंट लेके आता, सब साइकिल पे आते थे। उस जमाने में 17 स्केल के ऑफिसर भी साइकिल पे आते थे, गाड़ी घर में एक होती थी, अच्छा एक टीवी होता था, एक फ्रिज होता था, तो आपका चलता था। अब तो हर कोई इंडिविजुअल चाहिए। कभी कभी तो मोहल्ले में एक टीवी होता था भाई। हाँ, मोहल्ले में, और फिर जाके रात को 7 बजे 8 बजे फिल्म देखना। हाँ। तो वो टाइम भी था और ये टाइम भी है क्या, और इंडिविजुअल अपने पॉकेट में 1.5-2 लाख रुपए का फोन भी कैरी करता है। सही। आप 2 मिलियन तक गाड़ी भी अपनी रखते हैं। सो आपने एक्सपेंसेस तो बढ़ा दिए। वाइस वर्सा इंसान की ज़िंदगी ने तरक्की की है और हमारे पास ये चीज़ें आ गई। हमसे एक जनरेशन पहले एक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, हम घरों में 3-4 गाड़ी है। सबसे बड़ा जो ट्रांजिशन आता है वो यही आता है ना, स्टूडेंट लाइफ में आप पॉकेट मनी पे या थोड़ा बहुत अगर आपने टेम्पिंग कर ली तो कम पैसे होते हैं हमारे पास। जैसे ही पहली नौकरी आती है तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो कोई पैसे बचाने की बात नहीं करता। वो तमाम जो ख्वाहिशें दबी हुई थी वो सब निकल के आ जाती कि हम रोज लंच भी बाहर करेंगे, हम अच्छे कपड़े खरीदेंगे। अगर घर में एक हमारे तो पंजाब में होते बेबे, अगर घर में बेबे हो ना, बेबे से पैसे निकाल के ऐसे होता है जैसे बंदूक की गोली के नीचे से गुजर के कोई चीज उठाना। तो बेबे जो होती है ना, हम तो कहते हैं ना बेबे साढ़े कर दी इंचार्ज रहती है। हाँ। अब जो बेबे इंचार्ज होते हैं ना, बेबे बड़ा देखभाल के, बेबे को आपने बोला कि चीज 200 रुपए के लिए होता, कहना अल्लाह ने, मैं तो बेवकूफ़ा, मैं तो वहां से इतने में ले आती हूँ, इतने बेवकूफ़ा मैं ये कर लेती। तो हमारे यहाँ जो एक स्ट्रेस बना हुआ है बेबे का, बेबे इज ऑलवेज कंट्रोलिंग। सो जब हमारे हाथ में होता है तो फिर हम कर लेते हैं। अच्छा, हम जब पॉकेट मनी मिली होती है ना, पता नहीं क्यों उसमें बरकत होती है या कुछ ऐसा है, कंजूसी भी होती है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होते हैं ना। हाँ, अच्छा उस वक्त ये भी होता है कि मतलब कैंटीन ज्यादा नहीं जाना, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन एक्चुअली अपना पॉकेट मनी बचाना होता है। बट व्हेन यू अर्न तो प्रॉब्लम होती है। मैं तो ट्रैवल सीखी है, मैं एक बड़ा डिफरेंट प्लान आजकल एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और वो मुझे बड़ा सूट करता है। वो ये होता है कि इफ़ आई गो टू एनी प्लेस, अगर मेरा स्पॉन्सर ट्रिप नहीं खुद का है तो मैं ऑनलाइन सिर्फ 2 या 3 दिन की बुकिंग करता हूँ। मैंने रहना वहाँ 15 दिन है, सिर्फ 2 दिन वहाँ से पिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जब चला जाता हूँ, फिर आप स्ट्रीट पे निकलें, फिर आप निकलें तो आपको चीपर से चीपर होटल मिल जाएगा, चीपर से चीपर गाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, इंटरनेट की एक्सेस बहुत अच्छी है, लेकिन इंटरनेट हमेशा मीडियम क्लास को टारगेट करता है। उसमें अगर आप बहुत बचत करने वाले वेस्ट में चले जाओ या गल्फ कंट्रीज में चले जाओ जो एक्सपेंसिव है, टैक्सी वगैरह, वो आपको नहीं बताती। से यहाँ से आपने दुबई में कोई गाड़ी लेनी है। आपकी बात से मुझे कौन याद आ रहा है, मेरी स्कूल की मेरे कॉलेज की प्रिंसिपल याद आ रही है। उस ज़माने में क्योंकि मैं डिबेट्स करती थी उफेरा, तो हमारे ट्रिप्स आते थे ना, तो जाहिर सी बात है कॉलेज ने वो ट्रिप स्पॉन्सर करना होता था, चाहे हम लाहौर जाएं, इस्लामाबाद जाएं, बैरून मुल्क जाएं, तो फिर उन्होंने हमें TADA देना होता था। अच्छा कॉलेज यार, तो बता दो सबको। हाँ, वो THA कॉलेज भाई हमारी शान, हमारी आन। तो उस वक्त हमारी मरहूमा प्रिंसिपल बिल्किस इफ्तिखार थी, मुझे अच्छी तरह याद है उनके साथ ये कॉन्वर्सेशन। हमने बैठ के कहा कि जी 5 दिन रहना है, तो उन्होंने बड़ा ही कोई कम सा ना, बड़ा माइनर सा उन्होंने TADA अप्रूव किया। तो फिर आगे से वो कहती है लड़कियां तो वैसे ही ट्रिप पे डाइटिंग पे रहती हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा कम खा लेना। तो मुझे कभी नहीं उनकी ये बात भूलती, और आज भी कोई मुझसे कहता है ना, हमारी अपनी टीम का कोई बंदा कहीं जा रहा है तो कहते कोई बात नहीं, ट्रिप पे तो वैसे ही डाइटिंग पे रहते हैं। हेल्थ वाइज भी कम ही खाना चाहिए, बिकॉज़ यू आर आउटसाइड द होम, यू आर आउटसाइड ऑफ मेडिकल साइंस। लेकिन इस दिल का क्या करें जो यश चोपड़ा की मूवीज देख के बड़ा हुआ है, जिसको लगता है कि हम स्विट्जरलैंड जाएंगे। एक और चीज ऐड करूंगी सिद्रा, वो ये कि सबसे पहली चीज है कंजूसी और बचत में डिफरेंस है। समवेयर समहाउ पीपल थिंक इफ यू आर सेविंग मनी, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है यार ये तो बड़ी कंजूस है, फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा हो जाता है अक्सर। तो कंजूसी और बचत में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा ये कि लाइफ स्टाइल हमारा बहुत इंक्रीज हो गया है, लाइफ स्टाइल में हमारा बहुत दिखावा आ गया। अगर मैं अपनी मदर के टाइम को सोचूं तो अगेन कॉपिंग हिम के इतनी चीज़ें नहीं थी, इतनी लग्जरीज लाइफ में नहीं थी, जो था जितना था उसमें हम लोग बहुत खुश और सेटिस्फाइड रहते थे। ये सिर्फ और सिर्फ जनरेशन की बात नहीं है। अगर आप ज़रा सा पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं तो अपने ही खित्ते के आपको इंडियन फ्रेंड्स आपके नज़र आए, बांग्लादेशी, श्रीलंकन। हमारे यहाँ कुछ हम एज ए नेशन बड़े दिखावेबाज हैं कि हमारे 100 रुपये अगर कमाते हैं ना तो 1000 की हमारी शोषा होनी चाहिए। इंडियन की मनी मैनेजमेंट में बेहतर कहता हूँ पंजाब को छोड़ के, जैसे नॉर्थ इंडिया क्रॉस करते पंजाब दिल्ली को छोड़ के, पैसे की मैनेजमेंट। अच्छा फ़र्क है, जैसे बॉम्बे का बंदा बड़े से बड़ी गाड़ी का भी आके वहाँ से किसी जगह से डोसा खा लेगा, वहाँ से जाके जी वो बन कबाब ले लेगा, लेकिन दिल्ली वाला बंदा जी 5 स्टार में या रेस्टोरेंट अच्छी जगह। इसी तरह आ जाए तो आपका मेजर बेल्ट पाकिस्तान का जो मिला है, इस मेजर बेल्ट में लोग कॉन्शियस हैं कि कैसे
बैठे। दुनिया में सबसे बड़ा रोग कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। लोगों के कहने की आदि फिर आप कहते हैं यार ये जगह ऐसे, बेशक 5 बार आउट ना कर दो, हो भी सकती है। लाइक मिसाल के तौर पे अगर आप घर में दावत करें तो ज़रूरी नहीं है कि आप जी 9, 8, 10 पकवान बनाएं, लेकिन हम करते हैं कि अगला वाला हमें क्या कहेगा, उसने दावत की है तो अपना भी शौक होता है कि हमें ये आता है तो हम ये भी खिला दें, और इस तरह से अप्रिसिएशन और एडमायरेशन लेने की। कुछ शहर वाले जालिम से कुछ सानू मरंदा शौक भी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि लाइफ स्टाइल को हमने बहुत हैवी कर लिया। अभी कुछ दिनों पहले मैंने कोट पढ़ा कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आई एम रियलाइजिंग, मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि सुकून और आसानी और सेहत आर द मेन थिंग्स इन माई लाइफ। तो वो मैं घर को अगर सजाती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि मैंने घर को बहुत अगर डेकोरेट किया तो एक डेकोरेशन पीस भी मेरे लिए बॉदरेशन है कि यार इसकी डस्टिंग नहीं हुई है, मेड आएगी तो तोड़ ना दे, बच्चे छुए तो तोड़ ना दे। तो वो जो एक लाइफ स्टाइल मैं बहुत एक्सक्लूसिवली अपनी ख्वाहिशात के साथ चला रही हूँ, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बॉदरेशन है, वो बहुत सारी चीज़ों को मेरी रोक रहा है। स्ट्रेस भी है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो इसमें समेट के नहीं, उसमें एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि कभी कभार हम टेलीविजन ड्रामों में या मूवीज़ में बड़ा खूबसूरती से डेकोरेट हुआ हुआ सजा सजाया घर देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जी अगर बहुत पैसे हों। तरीका शुआरी, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि वो हस्बैंड भी समटाइम्स होता है, समटाइम्स वाइफ्स भी होती है, लेकिन वो सलीका शुआरी दोनों में होना चाहिए बेसिकली। अब अगर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, इफ़ आई हैव टू वेयर अ गुड ड्रेस, सही, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके, अगर हम बचत करना चाह रहे हैं तो द वेज टू सेव द मनी, कि जरूरी नहीं है कि मैं टेलर को 1500-2000 रुपए दूं। इफ आई एम सिटिंग एट होम और मैं वर्किंग लेडी नहीं हूं तो आई कैन स्टिच एट होम, मतलब मैं वो वहां पे बचत कर सकती हूँ। दूसरा ये कि मैं जरूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव जाके कपड़े खरीदूं सिर्फ ये बताने के लिए कि जी मैंने इस ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है, इस ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है। मैं अपने बच्चों के लिए वो चीजें नो ब्रेनर्स है ना। ये तो हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी ख्वाहिशात पे खुद चेक रखें। ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर ट्रेडिशनली आपके पार्टनर्स में से एक पार्टनर घर में कमाने वाला है और एक मैनेज करने वाला है, तो बचत करना और उस तरह की बचत करना कि जी 10 साल के बाद हम अपना घर खरीद सकें या कोई बड़ा एसेट खरीद सकें, वो किसकी जिम्मेदारी है? वो आपस में मिलजुल कर करें या मर्द हजरात को कहें? क्योंकि ख़वातीन अक्सर कहते हैं जो प्लॉट खरीदना, घर बनाना, ये तो आदमियों के काम होते हैं, ये हम थोड़ी कर सकते हैं। इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका अपना घर हो, उसकी बुढ़ापे की ज़िंदगी या रिटायरमेंट से पहले की लाइफ पुरसुकून हो, पैसे की फ़िक्र ना हो, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपकी सेहत में, आपकी एक्टिवनेस में, आपका जो काम करने की डेडिकेशन होती है शायद उसमें कमी आती है। वक्त के साथ आप स्लो हो जाते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, उस तरह की भाग दौड़ का दिल नहीं चाहता। तो ज़रूरी है कि उस वक्त के लिए कुछ बचा कर रखे। सेविंग्स करना किसका काम है, खातून खाना का या फिर मर्द हजरात को खुद ही ये प्लान करना चाहिए? पहले सेविंग के पैसे काट के फिर बाकी घर के खर्चे के लिए खवातीन को दें, या फिर खवातीन उस घर के खर्चे में से बचत करें? ये है जी बड़ा सवाल आज का। और तरनजीत, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, कौन करे बचत, खातून या मर्द? एक ट्रिप के ऊपर बचत बचा सकता हूँ मैं। ट्रिप के ऊपर ये सोचता हूँ कि खवातीन को कहे कि हाई हील्स घर में रहने दें, हाई हील का नखरा नहीं, अच्छा जॉगर्स उनको पहनाएं। और ये जो आप वेस्ट में जाके, मिडिल ईस्ट में जाके महंगी टैक्सी यूज़ करते हैं, आप मेट्रो यूज़ करें, ट्रैवल करें और विद इन द स्टेशन जो 2-2.5 किलोमीटर आप वॉक करें। आई थिंक मैं लास्ट एक ट्रिप पे था मोरक्को में और मेरे साथ बहुत से गोरे थे एंड इट वाज लाइक इन 2014 जब मैं इतना ज़्यादा बाहर चलता भी नहीं था, घूमता भी नहीं था। अच्छा, मैं टैक्सी लेता था तो मुझे एक लड़की थी, शी वाज फ्रॉम कनाडा, उसने मुझे कहा था आर यू बिजनेसमैन रिच और व्हाट? मैंने कहा व्हाई? कहते हैं आप हर जगह टैक्सी ले लेते, हम सारे जो है वो वॉक भी कर लेते हैं या हम सारे जो है वो ट्रेन के थ्रू चले जाते हैं, आप टैक्सी ले लेते हो। फिर मैंने सोचा कि यार जितना मैं होटल का स्पेंड कर रहा हूँ उससे दुगना तो मैं एक दिन में टैक्सीज भी यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो वेस्ट वाले थे उतने पैसे वो बचा लेते थे, वॉक कर लेते थे या ट्रेन पे चले जाते और उससे वो शॉपिंग कर लेते। अच्छा, वैसे आपस की बात है, ये चीज़ आप खाने में भी नोट करें। अगर हम ट्रिप पे जाते हैं ना, तो जो बाकी जो बैकपैकर्स होते हैं, जो रफ एंड टफ ट्रैवलर्स होते हैं, जो एक्चुअली ट्रैवल का मजा लेना चाहते हैं, वो कुछ भी खा लेते हैं, एक बर्गर ले लिया, सैंडविच ले लिया। हम कहते हैं रोटी छोटी परफेक्ट होनी चाहिए जी, साथ में ड्रिंक भी होगी और मीठा भी होगा।
टिप जो मैं पर्सनली कर रही होती हूँ, वंस मैं गई थी तो मेरे बेटे की तबीयत ट्रैवलिंग के दौरान ख़राब हो गई थी, तो वो फिर एक बहुत वियर्ड एक्सपीरियंस था। आफ्टर दैट एवरी टाइम व्हाट आई डू कि मैं घर से खाना बना के ना उसको फॉइल पैकिंग करवा लेती हूँ, एंड ऑलवेज आई टेक द होममेड फूड विद मी। तो वो बहुत रीजनेबल, जब फर्स्ट से सेकंड टाइम हमने बजट को एक्सपीरियंस किया तो वो इतना एक्सट्रीमली रीजनेबल पड़ा था, बहुत सारा फर्क आता है, डिफरेंस में आता है बजट में। बंदा यूके चला जाए घर की भिंडी खाए। नहीं, अब ये नहीं कि एवरी टाइम यू आर ईटिंग दैट, यू मे कंज्यूम मनी ऑन दैट एज वेल, बट नॉट फॉर एवरी टाइम ना कि आप सारे 3 टाइम जो मील है। दो ही चीजें हो सकती है, एग्रेशन वाला आपका बैग खोले, कड़ी निकलाए, चावल निकलाए, उसकी दावत हो जाएगी। कई लोग तो आगे जाने भी नहीं जाएंगे, तो प्लीज हर के लिए होता भी उसके अलग अलग रूल्स होंगे, जरा वो भी देख के जाएगा। दूसरा ये कि वैसे हम लोग ना, मैं एट वन पॉइंट इन टाइम जब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में थी एज अ हेड ऑफ वीपी, आई वाज देयर एज वीपी पीआर, तो हमने एक मुआवजा किया था टूरिज्म के बारे में। तरनजीत, दिस वुड बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू। लोग कहते थे कि पाकिस्तानी ट्रैवलर्स लग्जरी ट्रैवलर्स नहीं होते, कि हम वहाँ जाके महंगा तरीन होटल में नहीं रुकेंगे, महंगी तरीन राइड्स और एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे, लेकिन हमारा जो पर शख्स की जो फी कस हमारी स्पेंडिंग है वो इस तरह ज़्यादा है कि हम वहाँ जाके यही खाना पीना। दूसरा हम गिफ्ट, यानी आप ये देखें कि पहले लोग क्या गिफ्ट ला रहे हैं, शैम्पू की बड़ी बोतल घर लेके जा रहे हैं, तो वापसी में आपका वही वजन चलता चला जा रहा है। तो आई मीन वी स्पेंड अ लॉट फॉर हेड, जाते हुए भी लेके जाने, लोगों से मिलेंगे, आते हुए भी। साउथ एशियंस की परेशानी देखिए, एयरपोर्ट पे ये होता है, भाई यार वेट बढ़ गया, किसी को दे दो, इंतजार कर रहे हो, तो क्या होता है, एक्स्ट्रा शैम्पू लिए, अच्छा कहीं ऑफर देखिए, शीशे का पैक ले लिया, उसके अलावा आपने परफ्यूम्स ले लिए, हमारा गिफ्ट का बहुत ज्यादा होता है। अरे गिफ्ट आप छोड़ें, एक हमारा है फॉर एग्जांपल, ये एक ठीक है, एक लगन भी होती है। मैं उम्रे पे गई तो मैंने देखा कि नाउ द सऊदी अथॉरिटीज़ उन्होंने कहा है कि जो शख्स उम्रे के लिए आया होगा, आप अपना पासपोर्ट दिखाइए, 9 या पता नहीं 15 दिरहम या 30 दिरहम कुछ आप वो रियाल आप शो कीजिए, और आपको एक बॉटल विच आई थिंक इज़ अ 5 लीटर बॉटल ऑफ आब ज़मज़म मिलेगी। लेकिन हम पाकिस्तानी, हमारी फिर भी कोशिश होती है, हम 4-5 बोतलें भर लेते हैं, बट अब वो रोक लेते हैं, कार्टन बना लेते हैं और फिर वो रोक लिए जाते हैं। तो आई थिंक कि कभी कभार हमें थोड़ा सा समझदार भी होना पड़ेगा। बट कमिंग बैक टू बजट, उफेरा खातून खाना या मर्द हजरा? अच्छा, इसमें मैं बताऊंगी कि ये ना प्लानिंग है, ये आप 2 मिलके घर लोग चला रहे हैं, वेदर बोथ आर वर्किंग और नॉट, ये मैटर नहीं कर रहा, तो प्लानिंग दोनों ने मिलके करनी है। सही है, आपने अपने सेगमेंट्स बनाने हैं कि हमने यहाँ पे इतना बचाना है, इतना खर्च करना है, मंथली एक्सपेंसेस आप लिखें, और उसके बाद बाय द एंड यू वुड बी एबल टू नो हमारा इतना यहाँ पे खर्च हो रहा है। अब उसको बाय द एंड ऑफ द मंथ आप एनालाइज कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे ज्यादा खर्च कर दिया, विद फूड, विद ग्रोसरी, विद एजुकेशन, वॉट एवर। एजुकेशन पे खैर फिक्स्ड अमाउंट ही जा रहा होता है। सेकेंड ये कि जहाँ पे हमारी सेविंग आने के बाद हमने फर्दर एक्सपेंसेस देने, तो वो हमने एक लिमिटेड पैसे हटा देने हैं। बट उफेरा व्हाट इज दैट फार्मूला? लाइक अगर मिसाल के तौर पे एक खातून को अगर उसके हस्बैंड ने मिसाल के तौर पे 80,000 रुपये महीने भर का खर्च चलाने के लिए दिए, तो जो भी आप बचत करना चाहती हैं, मिसाल के तौर पे 10% ऑफ दैट या 20% ऑफ दैट आप खर्चों से पहले उसको उठा के साइड में रख दें, या खर्चे होते हैं। और आई मस्ट वांट टू ऐड, अगर 80,000 वाली बात है ना, तो मेरे ख्याल से अब हमारे साथ महंगाई का इतना बड़ा जंजाल है कि शायद 80,000 में एक नॉर्मल जो फैमिली मेंबर्स के साथ घर चल रहा है इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो मेरे ख्याल से जो वर्किंग मेंबर्स हैं ना, वो इंक्रीज होने चाहिए। एक औरत अगर घर पे बैठी हुई है, मेरा सवाल ये कि अगर फॉर एग्जांपल एक हस्बैंड के लाख रुपए इनकम है, वो पूरी उठा के वाइफ को दे, फिर अपनी लिए भी पॉकेट मनी उनसे ले, या पहले अपना हिस्सा काट के, अपना हिस्सा काट के पहले रखे? ये हमने तो बेबे को देखा, बेबे का पूरा लिया जितना लिया। अच्छा, अभी मैंने देखा, मैं जब इंडियन पंजाब में जाता हूँ, पंजाब में ना बेबे जो होती है, जितने दुकान से किसी की कमाई सारी ले लेती, फिर बेबे से ये कहना कि बेबी मैंने दोस्तों को खाना खिलाना है, दोस्तों को घर बुला ले, बाहर क्यों खिलाना है? अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि ये कौन सा मॉडल होगा कि एक मेल पूरी सैलरी उठा के पहले अपनी वाइफ को दे? आम तौर पे मैंने देखा है कि जो होता है कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड्स ये करते हैं कि अपना जो उनका डेली का खर्चा पानी है, जो उनकी पॉकेट मनी है, वो रख के फिर एक सर्टेन अमाउंट दी जाती है। लेकिन मेरे दोस्तों में 90% सर्कल के बैंक अकाउंट्स और फाइनेंस उनकी वाइफ डील करती है। मेरा एक दोस्त था, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट है बॉलीवुड का, हम बाहर गए, उनका कार्ड बंद हो गया, चल नहीं रहा, मेरे पास जो डॉलर थे मैंने खर्च कर दिए, मेरा जो है वो एक इंटरनेशनल कार्ड चला था वो भी खत्म। उन्होंने कहा यार
भाजी हूँ की करिए। मैंने कहा यार कार्ड चलाएं क्या करें, कहता यार मुझे फ़ोन दे। मैंने वहाँ से लोकल सिम खरीदी, उसने अपनी वाइफ को फ़ोन किया, उसकी वाइफ सारी बैंकिंग डील करती है। वो कहता है मुझे कुछ नहीं पता मेरे अकाउंट में कितना आता है कितना जाता है, ये मेरी वाइफ मेंटेन करती है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से उन घरों में ज़्यादा होता है जहाँ मर्दों को अपने ऊपर ये होता है कि हम खर्च कर देंगे एंड दे वांट टू सेव द मनी, और वो ये समझते हैं कि वो सेव हैंड्स है कि हम वहाँ दोनों फॉर्मूला मैंने देखे हैं। मेरा सवाल ये था, मर्द ही कहते हैं कि कैलकुलेशन, फिगर के कैलकुलेशन में औरत बहुत अच्छी है। हमारे अगर फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट में आया और 5,000 रुपए किस चीज के कट गए, हम बहुत नहीं करें यार क्या बैंक फोन करना, क्या पूछना, दफा करे 5,000 या 1,500 2,000। फीमेल फॉलो करती है, वो पूछती है कि क्यों था, और उसको सपोर्ट भी मिल जाती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आदमी पॉइंट्स रिवर्ट नहीं हुए वो याद रखती है। और ईगो भी होता है अपना कि किसको कहाँ चीज़, यानी एक स्मार्ट शॉपर के तौर पे वो जो समझदारी वाली बात है वो इतनी इनग्रेन्ड होती है ख़वातीन में कि वो करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, एसेट बनाने की बात करते हैं, तो अक्सर ख़वातीन ये कहती है कि ये मेरा काम नहीं, आदमियों का काम है, आदमी डील करे। मेरे ख्याल से आज के ज़माने में ये बहुत गलत है, जहाँ पे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का इतना ह्यूज, हम लोगों का माशाल्लाह से पाकिस्तान इज वर्किंग मच इन दिस फील्ड कि हमारे पास वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारी हैं। वो वाले जो क्वेश्चन है कि पहले पैसे रख दें या बाद में रखिए, तो मेरे ख्याल से अगर आपने कोई सॉलिड काम, लाइक इफ आई हैव टू मेक द प्रॉपर्टी, तो मेरे ख्याल से मैंने 10,000 रुपये बचाने हैं सपोज आउट ऑफ 80,000, तो मैं पहले हटा दूंगी क्योंकि मैंने वो खर्च नहीं करने। अब उसके बाद जब मेरे पास 70,000 बचे तो उसमें मैंने फिक्स करना है एवरीथिंग, अगर नहीं हो रहा तो आई हैव टू वर्क फॉर दैट। और कमेटियां भी डाल लेती हैं, बेस्ट वे आउट मेरे ख्याल से, क्योंकि इंटरेस्ट हमारे कमेटी निकल आती है ना, लम सम मिल जाते जो आप सोचते, हालांकि होते ही आप ही के पैसे, अगर आप डिसिप्लिन के साथ वही पैसे किसी अकाउंट में डालती रहें और उसको ना छेड़ें या गुल्लक में डाल दें तब भी आपके पास उतनी आने। लेकिन वो जो जी कमेटी निकलने का मजा है और एक्सपीरियंस के इससे ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं। आप अगर बड़े अमाउंट की कमेटियां डाल रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी आराम से बना सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब, आपने प्रॉपर प्लानिंग नीडेड है ना, आपने प्रॉपर प्लानिंग की है कि इतने पैसे मैंने जमा करने, इतने पैसे आएंगे। क्योंकि अगर आप सपोज इफ यू आर सेविंग 15 to 20,000 रुपीज, तो आप वो 15 to 20,000 रुपीज अपने मनी बॉक्स में रख के ये नहीं सोच सकते कि मैंने एक फ्लैट खरीद लेना है। मैंने एक बड़ा अहम सवाल जो मैं आप लोगों से करती हूँ, लेकिन जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे, कि खुदा ना खासा अगर हस्बैंड एंड वाइफ या एक फैमिली किसी फाइनेंशियल डिफिकल्टी में पड़ जाए तो उस वक्त क्या एक्सपेक्टेशन होती है? वो जो आपने बचत करके रखी हुई है उसको फौरी तौर पर पूरा खर्च कर लिया जाए, घर में कोई एसेट है, कोई कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या ज्वेलरी है, उसको बेचा जाए। जब एक सडनली अगर कोई इमरजेंसी आ गई है तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ जनरली लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, इस पर बात करेंगे जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। सवाल हमने ये किया था आप सबसे भी और हमारे पैनलिस्ट से भी कि अगर खुदा ना खासा कोई बहुत इमरजेंसी आ गई है, आपने बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बचाए हुए, तो उस वक्त स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हस्बैंड एंड वाइफ की? क्या कोई घर का एसेट बेचें, किसी से उधार लें, अपने पास अगर ज्वेलरी है उसको भेजें? कितनी खुद इन्हिसारी होनी चाहिए और कितना आप इधर उधर से लोगों से मदद ले सकते हैं? व्हाट इज़ द राइट फार्मूला? फ़ेरा, अगर आपसे शुरुआत करूँ। सबसे बड़ी चीज़ मैं सोचती हूँ कि इंसान के अंदर खुददारी होती है। तो आप अगर आपके अंदर खुददारी है, और जब आपके पास आपका क्वेश्चन ये था कि अगर आपने नहीं बचाए हुए, तो अगर आपके अंदर खुददारी है अपनी पर्सनालिटी में, तो आप वो टाइम व्हेन यू हैड तो फिर